जीवन में ऐसी तमाम सारी स्थिति को हमें फेस करना पड़ता है जब हम किसी चीज की होने या ना होने की संभावना को डिस्कस करते हैं। हम कभी कहते हैं कि आज बारिश हो जाएगी या बारिश होने की बहुत अधिक संभावना है। आज यह छात्र अगर इस परीक्षा को दे रहा है तो इसमें पास हो जाएगा या इसके पास होने की बहुत अधिक या कम संभावना है। कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसके बचने या स्वस्थ होने की अच्छी संभावना है या नहीं है। इन सारी तमाम सारी स्थिति को हम लोग फेस करते हैं और इन सबको हम लोग ऑब्जर्व करके चलते हैं। लेकिन इन सब का फिर भी एक तरह का एक सॉलिड, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम किसी एक सॉलिड कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमने बोला वो सत्य हो जाएगा कि नहीं सत्य हो जाएगा। हाँ, अगर इसका एक मैथमेटिकल मेजरमेंट कर दिया जाए, एक ऐसी स्थिति दे दिया जाए जो कैलकुलेटिव हो, जिस पर गणना की जा सके, तो उस पर जरूर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। और उसी गणना का रूप मैथ्स में हमको दिया गया प्रोबेबिलिटी के रूप में, प्रायिकता के रूप में। प्रायिकता आज हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और यह यूपीएसआई ही नहीं, तमाम सारी एक दूसरी परीक्षाएं जो कि चाहे स्टेट लेवल की हो रही हो चाहे केंद्र लेवल की हो रही हो, जो आगामी होने वाली है, जिनकी होने की अधिक संभावना हो, हर एक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आज के ट्रेंड्स में चल रहा है, आज के दौर में आ रहा है। आप हर परीक्षा में प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के तमाम प्रश्नों को आप नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको प्रायिकता का पूरा इंट्रोडक्शन दें, उसकी तमाम सारी उन स्थितियों को आपको समझाएं जो कि आ सकती हैं, जो कि हो सकती हैं, और उस पूरे प्रायिकता का डर आज हम खत्म कर देना चाहते हैं। हम एकेडमिक में पढ़ने के दौरान प्रायिकता को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते थे। हमारे सामने जब प्रश्न आते थे तो हमको लगता था कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो हम कैसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आज मैं उन्हीं सारी स्थिति को आपकी दूर करना चाहता हूं। मैं अपने इस सेशन के माध्यम से उस प्रायिकता के डर को ही समाप्त कर देना चाहता हूं और मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, अगर पूरे सेशन को आप इन तक देखते हैं तो प्रायिकता नाम का डर आपका खत्म हो जाएगा, सब चीजें आप समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि दुनिया में हर एक एक्सीडेंट या हर एक इवेंट की, हर एक एक्सपेरिमेंट की, आप कह सकते हैं कि तमाम सारी स्थितियां जनरेट हो सकती हैं। आप कहीं से जा रहे थे, मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे, तो आपके साथ बहुत कुछ होने की संभावना हो सकती है। आप जब कभी एक बहुत सीधा साधा एग्जांपल है, किसी एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करिए, तो उस दौरान हॉस्पिटल आपको एक इतना बड़ा सा एक आपको फाइल दे देता है, उसमें आपको साइन करना पड़ता है और उस अगर पूरे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को हम पढ़ ले तो हमारी हिम्मत नहीं करेगी साइन करने की। वो पेशेंट के साथ होने वाली आगामी सारी संभावनाओं को उस फाइल में लिखे रहते हैं, मतलब अपनी तरफ से जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे कि वो बच सके, उसको जरूर मेंशन किए रहते हैं। हम बिना पढ़े उस पर साइन कर देते हैं, मतलब हर चीज को पहले से ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप कोई भी काम करिए, कोई भी परीक्षण करिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए, उसकी तमाम सारी संभावनाएं आने के चांस होते हैं। उन संभावनाओं के सही होने या गलत होने या उनके होने या ना होने का मैथमेटिकल मेजरमेंट ही प्रायिकता है। मैंने यहां पर एक डिफिनेशन लिख रखी है, इट टेल्स अस अबाउट द मैथमेटिकल मेजरमेंट्स ऑफ द सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। मतलब दुनिया में किसी चीज के निश्चय या अनिश्चय की संभावना को या उसके मेजरमेंट को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, मतलब एक परीक्षण या एक एक्टिविटी होनी चाहिए। हम किसी चीज में पहले इनरोल तो हों, कोई काम शुरू तो करें, हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं या किसी भी प्रकार का परीक्षण करें। उस परीक्षण को करते ही हमें कई सारे मतलब इवेंट्स जनरेट होते हैं। उस परीक्षण को करते ही बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने आ जाती है। उन सभी संभावनाओं का एक समुच्चय, उन सभी संभावनाओं का कंप्लीट संग्रह आपका प्रतिदर्श समिष्ट अर्थात सैंपल स्पेस कहलाता है। अब इतनी जितनी सारी अलग अलग संभावनाएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम एक एक इवेंट कहते हैं, एक एक घटना कहते हैं। इन घटनाओं को भी अगर हम क्लासिफाई करें तो दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी पर डिपेंडेंट होती हैं, मतलब किसी एक के होने से ही अगला होगा, जिसको हम लोग डिपेंडेंट कहते हैं, परतंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने में डिपेंडेंट होती हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होती है और स्वतंत्र होती हैं। आपकी इस पूरी प्रोबेबिलिटी के दो ही मुख्य रूप हैं, एक तो सैंपल स्पेस, दूसरा इवेंट। अगर हम इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म है। आप किसी एक एक्सपेरिमेंट परीक्षण की बात करिए जो कि आपको प्रश्नों के हिसाब से मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपको दिखेंगे। सिक्कों पर मिलेगा, डाइस पर मिलेगा, कार्ड पर मिलेगा, बैग्स थैले पर मिलेगा, डेज पर मिलेगा, मिसलेनियस प्रश्न मिलेंगे। इसका लेबल टू लेबल मिलेगा। जैसे कि हम अपनी परीक्षा के हिसाब से प्रश्न देखेंगे, मतलब हम एक दिवसीय परीक्षा की बात करेंगे, हम लोग इंजीनियरिंग परीक्षा की बात करेंगे, उसका लेबल कुछ और होता है। हमारी परीक्षा के अनुसार जो हमारा लेबल है उस पर मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। मतलब ये तमाम सारी परिस्थिति आपको प्रश्न जनरेट करेगी। मैंने कहा जो एक्सपेरिमेंट है यही है। आप सिक्का उछालेंगे, आप किसी डाइस को रोल करेंगे,
आप किसी ताश की गड्डी से किसी एक पत्ते को खींचेंगे, किसी थैले में तमाम सारे बॉल्स हैं उनमें से किसी एक को निकालेंगे, किसी समय हम दिन में से मतलब पूरे साल में किसी दिन को ऑब्जर्व करेंगे, किसी वर्ड्स में हम लेटर को निकालेंगे। इन तमाम सारी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ही हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी को सही तरह से रीड करते हैं। अब जिन स्थितियों के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, मैंने आपको समझाया कि हम अगर दो चीजों को अच्छी तरह से पढ़ ले, एक तो सैंपल स्पेस, दूसरा इवेंट, तो पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब हम जैसे पहली बात आपको एक बताते हैं कि मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट जनरली हुआ क्या। जैसे आपने मान लीजिए एक डाइस रोल किया, डाइस आप समझते हैं जिसको हम हिंदी में पासा कहते हैं। आपने एक डाइस रोल किया, जब आप डाइस का मतलब आजकल तो जब आप देखे होंगे कि इस समय ऐसे भी ट्रेंड्स में चल रहा था कि इस समय लूडो सब बड़ा खेल रहे थे। लूडो में आप देखते हैं कि पासे को जैसे ही क्लिक करते 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना हो जाती है। मतलब अगर एक पासे या डाइस को हम रोल करें तो हमारे पास कुल 6 आउटकम्स होने की पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 मतलब कुल 1 से लेके 6 तक के नंबर के आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब डाइस को रोल करने की कुल पॉसिबिलिटी, जो रोल होने के बाद कुल नंबर्स के आने की पॉसिबिलिटी, हम लोग यहाँ पर 1 से 6 तक के नंबर्स को एक सेट में उठा के रख सकते हैं। यही आपका प्रतिदर्श समिष्ट मतलब सैंपल स्पेस कहलाया। तो सैंपल स्पेस को अगर आप एक्सप्लेन करें तो आप कह सकते हैं कि इट इज कॉल्ड द टोटल आउटकम्स। इज इट कॉल्ड द टोटल आउटकम्स मतलब संपूर्ण संभावना है किसी एक एक्टिविटी के बाद उस समय जितनी भी स्थितियां जनरेट हो सकती हैं। बट इस स्थिति में हम कई सारे इवेंट को मेजर कर सकते हैं, कई सारी घटनाओं को सोच सकते हैं। इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इस तरह के तमाम सारे इवेंट हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे किसी इवेंट में हम कह दें कि आउटकम्स ऑफ द इवन नंबर मतलब सम संख्याओं के होने की पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पर सम के साथ साथ विषम कह सकते हैं, उनके होने की पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पर प्राइम नंबर के होने की बात कर सकते हैं, हम 3 से बड़ी संख्याओं की बात कर सकते हैं, हम 3 के मल्टीपल की बात कर सकते हैं। इस तरह से हम कई सारे इवेंट जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी इवेंट हो सकते हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स जो बनेंगे ये सभी के सभी सबसेट कहलाएंगे सैंपल स्पेस के। मतलब सैंपल स्पेस से हमेशा कम रहेंगे इनके आउटकम्स या उसके बराबर रहेंगे, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब ये जो इवेंट आप निकाल रहे हैं, इन्हीं इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। इन्हीं इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। इन केस अगर कोई इवेंट जिसका नाम, एक घटना जिसका नाम अगर मान लीजिए यहां पर ए है, एक घटना है जिसका नाम ए है, ए कुछ भी हो सकता है। एक डाइस को रोल करने के दौरान सम संख्याओं की पॉसिबिलिटी, प्रायिकता, या सोच सकते हैं सब संख्याओं के होने की स्थिति, विषम संख्याओं के होने की स्थिति। एक सिक्के कॉइन को आप टास्क करें तो हेड आने की स्थिति, टेल आने की स्थिति। ताश में से किसी एक ताश की गड्डी से किसी एक पत्ते को निकालने में किसी एक काले रंग की या बेगम की या बादशाह की होने की स्थिति। किसी बैग में से लाल हरी गेंद नीली है तो उसमें से काली गेंदों के होने की स्थिति। कोई भी स्थिति एक इवेंट यहां पर हो सकती है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो इसकी प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए से इंडिकेट कर सकते हैं। पी ऑफ ए को हम लोग मैथमेटिकली एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस कह सकते हैं। एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस से हमारे पास जो फार्मूला डेवलप हो रहा है, यही प्रोबेबिलिटी मेजर करने का तरीका होता है। जहां पर एन ऑफ ए को आप कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए, मतलब घटना ए में जितने भी पॉसिबिलिटी, जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं उनकी संख्या। जबकि यहां पर इसको हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब जो परीक्षण आपने किया था, जो परीक्षण एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, उस परीक्षण, उस एक्टिविटी की कुल कितनी स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी। अगर हम अपनी स्थिति को, मतलब अपने फेवर की स्थिति को हम लोग यहां पर डिवाइड कर दे कुल से, तो जो यह रेशियो बना, यह रेशियो ही आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब इस रेशियो में हमने अभी आपको बताया था कि ए विल कॉल द सबसेट ऑफ द यस, मतलब ये या तो बराबर होगा यस के या उससे छोटा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 के बराबर या बड़ी होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, 1 से छोटी या इक्वल होगी। तो कभी भी किसी भी संख्या की, किसी भी इवेंट की
प्रोबेबिलिटी का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, मतलब वो जो भिन्न बनेंगे हमेशा लगभग 1 से छोटे आपको दिखेंगे। ये तो बात हो गई प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की। जैसे हमने मान लीजिए इस समय एक समय निश्चितता की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, हमने निश्चितता की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी और निश्चितता की प्रोबेबिलिटी सपोज करिए पी ऑफ ए आई। इस दौरान अनिश्चितता की प्रोबेबिलिटी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। अनिश्चितता की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगी। अब 1 माइनस पी ऑफ ए किस लिए हो जाएगी, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर जैसे हमने कहा कि किसी दौरान एक कॉइन को टॉस किया गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कभी किसी फॉर्म में देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, या तो आप यस लिखेंगे या तो नो लिखेंगे, या हम कोई तमाम सारी ऐसी स्थिति फेस कर सकते हैं जहां पर यस और नो की सिचुएशन होती है। उस समय जितनी अगर हमारे पास हम कंप्लीट आउटकम्स या कंप्लीट प्रोबेबिलिटी या कंप्लीट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वह प्रोबेबिलिटी 1 प्रोवाइड करेगी। इन केस उसमें से हमें निश्चितता की कोई प्रोबेबिलिटी मिल गई तो अनिश्चितता की प्रोबेबिलिटी के लिए हम 1 में से निश्चितता की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो अनिश्चितता की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगी। मान लीजिए किसी चीज की 2 ही आउटकम्स हो सकती हैं, उस दौरान अगर एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल गई तो दूसरे को निकालने के लिए हम 1 से उसको माइनस कर दे, हमको पता चल जाएगा। यह बातें आपको धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर मान लीजिए आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं, एक पासे को आप फेंक रहे हैं, पासे को फेंकने से आपने टोटल आउटकम्स देखा था 1 से लेकर के कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6 बनकर आए थे। इन केस इसमें हमसे कोई कहता कि इवन आउटकम्स मतलब सम संख्याओं के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्याएं आप देख रहे हैं 2 है, 4 है, 6 है। अब प्रोबेबिलिटी के नियम के आधार पर आपको बताया गया है n ऑफ ए अपान n ऑफ यस कर दीजिए तो कितनी संख्या इसमें है, 3 है और टोटल में कितनी है, 6 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 हो गई। कुल मिला के जो मैंने आपको बताया कि अगर हमको यस और हमको ए, यस का मतलब टोटल आउटकम्स मतलब कुल आने की स्थिति, और यहां पर फेवरेबल मतलब आपके हिसाब की जो चीजें हैं उनकी स्थिति, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुल कितनी संभावना है और आपकी जो जरूरत है उसमें कितनी संभावना है, कितने नंबर्स हैं। इन दोनों का मान अगर हमको पता चल जाए, हम ए अपान यस कर दे तो हम हमेशा प्रोबेबिलिटी को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समिष्ट और इवेंट यह 2 चीज निकाल देते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारे लिए खेल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी से आसान कुछ रहेगा ही रहेगा। मैं अब यहां पर अब आपको उसी कैटेगरी के आधार पर जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है उसी कैटेगरी के आधार पर टाइप टू टाइप में प्रश्नों को कराते जा रहा हूं और कॉन्सेप्ट को कराते जा रहा हूं। सारी बातें आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले कॉइन्स पर बेस्ड। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्के में या तो हेड होता है या तो टेल होता है। मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस टॉस के दौरान आपको पता है 2 आउटकम्स आने की संभावना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। भाई इनके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। अब आप अगर मान लीजिए इनमें से कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड, मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हमने कहा पी ऑफ एच। ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता है कि कुल जो मेरे पास सैंपल स्पेस है यस है। अगर हम हेड के नंबर्स को आप ऑब्जर्व करें तो हेड में तो एक ही नंबर हमारे सामने आ रहा है, इसलिए मैं लिख सकता हूं 1/2। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई इस दौरान। इन केस हमसे यहीं पे कोई कहता है कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, आप कह सकते सर 1 - 1/2 होगी, मतलब 1/2 ही होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। क्योंकि इस सिक्के के 2 ही पहलू थे, हेड या टेल। तो अगर हेड की प्रायिकता 1/2 थी तो टेल की प्रायिकता चाहे तो आप प्रॉपर वे में करिए, चाहे तो 1 से 1/2 को माइनस कर दीजिए, आपको ऐसे भी पता चल जाएगी टेल की प्रायिकता क्या होगी। इतना समझिए। मैंने कहा था एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो हमारे पास 2 आउटकम्स टोटल में आएंगे। अब एक सिक्के पर ही आधारित प्रश्न नहीं होता है, एक से अधिक सिक्कों की भी बात की जाती है। मान लीजिए हम 2 कॉइन्स को नोटिस करें। अगर हम 2 कॉइन्स को, मैं सबसे पहले सैंपल स्पेस की स्थिति आपको बता देता हूं।
दो सिक्के अगर उछाले जाएं साइमल्टेनियसली, एक दूसरे के परस्पर, परस्पर का अर्थ है कि आप मेरे सामने आए, मैं उछालूंगा और आप उछालेंगे। अब मैं अपने सिक्के को उछालूंगा तो मेरे में भी हेड या टेल आएगा, आप अपने सिक्के को उछालेंगे तो आप में भी हेड या टेल आएगा। लेकिन मेरे हेड आने पर आपका क्या आएगा या अब मेरे टेल आने पर आपका क्या आएगा, इसको समझने की जरूरत है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो कुल आउटकम्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कब की दशा में मैं आपको बता रहा हूं, जब हम किन्हीं सिक्कों को उछालते हैं तो उसका एक रूल बनता है 2 की पावर n, 2 की पावर n बनता है। अब इसको समझिए, जैसे अभी एक सिक्का था तो 2 की पावर 1 मतलब पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस की 2 बनकर आई थी, हेड और टेल। अब दो सिक्के अगर उछाल रहे हैं और दो लोग हैं, सपोज करिए, मान लीजिए एक व्यक्ति फर्स्ट पर्सन है, दूसरा व्यक्ति सेकंड पर्सन है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, आपको अच्छे से इस बात की जानकारी है कि पहला व्यक्ति सिक्के को उछालेगा तब भी उसके में हेड या टेल आएगा, दूसरा भी उछालेगा तो हेड या टेल आएगा। बट इस चीज को हम ऐसे नोटिस करते हैं कि अगर मेरे में हेड आया तो इसके वाले में हेड भी आ सकता है और मेरे हेड आने पे इसमें टेल भी आ सकता है, मेरे टेल आने पर इसका हेड भी हो सकता है, मेरे टेल आने पर इसका टेल भी हो सकता है। तो कुल मिला के 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर 2 करेंगे, क्योंकि कुल दो सिक्के उछाल रहे हैं तो 4 पॉसिबिलिटी आई हैं और वह 4 पॉसिबिलिटी अगर सैंपल स्पेस में चली गई तो HH हो सकती हैं, HT हो सकती है, TH हो सकता है, TT हो सकता है, TT हो सकता है। तो आपने इसको देखा कि अगर हमने दो सिक्के उछाले हैं साइमल्टेनियसली परस्पर तो 4 आउटकम्स के होने के चांसेस हैं, HH, HT, TH, TT, इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। अब मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यह दो सिक्कों की बात थी, अब इस पर भी प्रश्न बनाए जाएंगे और कैसे बनाए जाएंगे भाई मैं स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन पहले सैंपल स्पेस निकालना सीख लीजिए कि सैंपल स्पेस इस दौरान कैसे निकाला जाता है। फिर ध्यान दीजिए, अगर मैं कह दूं कि 3 कॉइन्स थे, अब 3 कॉइन्स थे, सोचो 2 कॉइन्स पे आपने बता लिया, 3 कॉइन्स को अगर परस्पर रोल टॉस किया जाता है तो हम 3 कॉइन्स के आधार पर कैसे सैंपल स्पेस निकाल पाए। टोटल आउटकम्स तो यहां पर आ गई 2 की पावर 3 मतलब 8 कुल आउटकम्स आएंगे। उन 8 आउटकम्स को जनरेट कैसे किया जाएगा, 3 लोग खड़े हो जाइए, मेरे में हेड आया, इनके में हेड आएगा, आप में भी हेड आएगा, मेरे हेड होने पर इनका हेड होगा, उनका टेल हो सकता है, मेरे हेड होने पर इनका टेल, उनका हेड हो सकता है, मेरे हेड होने पर इनका टेल, मतलब मेरी एक पॉसिबिलिटी के साथ दोनों की 4 पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है। इसको हम कैसे सिस्टमेटिक लाएं मैं इसको समझाता हूं। इसका लिखने का एक प्रोसेस होता है। आपने इस बात को डिसाइड कर लिया कि 8 आउटकम्स आएंगी, 8 आउटकम्स को हम कुछ ऐसे करा दें, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 8 बार ऐसे लिख दीजिए एक एक के इंटरवल पर, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एक एक के इंटरवल पर 8 बार लिख दीजिए। इसी तरह से अब आप 2-2 के इंटरवल पे लिखिए, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। अब 4-4 के इंटरवल पे लिख दीजिए, हेड 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 टेल 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 एंड टेल। अब देखिए ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए और इनको हमने कैसे मेंशन किया, देखिए एच एच एच, मैंने अभी इसी चीज को बताया था, एच एच टी, फिर देखिए एच टी टी, फिर टी से शुरुआत होगी, टी एच टी, टी टी एच और फाइनली टी टी टी। इस तरह से कुल 8 आउटकम्स को लिख दिया गया। अब इसी तरह से अगर 4 सिक्के उछाले जाएंगे तो 2 की पावर 4 मतलब 16 पॉसिबिलिटी होगी। अगर आप ऐसे लिखना चाहते तो एक एक के इंटरवल पर 16 बार, 2-2 के इंटरवल पर 16 बार, 4-4 के इंटरवल पर 16 बार, 8-8 के इंटरवल पर 16 बार, इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 पर ही हम लोग लेकर चल रहे हैं। 2 की पावर 0 1 होता है, एक एक के इंटरवल पर रखा गया, 2 की पावर 2 होता है 2-2 के इंटरवल पर, 2 की पावर 2 4 होता है 4-4 के इंटरवल पर, 2 की पावर अगर 3 8 होगा तो 8-8 के इंटरवल पर लिखा जाएगा। जितने सिक्के होंगे उनकी कुल आउटकम्स निकालने के लिए 2 की पावर n का रूल अप्लाई किया जाता है। 2 की पावर n से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कुल कितने आउटकम्स जनरेट हो सकते आ सकते हैं। यह बात आपने समझा होगा।
सैंपल स्पेस निकालने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर थोड़ा सा क्वाइंस पर अगर हम प्रश्नों को भी डिस्कस कर लें तो यह सारी बातें आपको सब स्पष्ट हो जाएगी, सब चीजें आप लोग समझ जाएंगे जो हम लोग यहाँ पर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जैसे यह आसान सी स्थिति है कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो टेल होने की पॉसिबिलिटी या प्रायिकता हमारी क्या होगी, इसमें हम बिना सोचे विचारे 1/2 बता दें कि 1/2 हो जाएगी। अगर हम किसी एक सिक्के को टॉस करते हैं तो टेल होने की प्रायिकता, हेड होने की प्रायिकता दोनों 1/2 होगी। 1/2 लेकर के आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा अब आगे देखेंगे। दो सिक्कों को परस्पर उछाला जाता है तो ज्ञात कीजिए एक टेल की प्रायिकता। सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिए, आप दो सिक्कों को जब उछालते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी जैसे क्या क्या बनती है, हेड हेड बनती है, हेड टेल बनती है, टेल हेड बनती है और टेल टेल बनती है। अब आप सोचिए, आपसे कहा गया एक टेल की प्रायिकता। अब एक टेल यहां पर कहां कहां है उसको सोचिए। इसको आप एक सैंपल स्पेस यस का नाम दे सकते हैं, इसको एक इवेंट ए का नाम दे सकते हैं। इस इवेंट ए में देखिए कुल कितने आउटकम्स हो रहे हैं। एक टेल जहां जहां पर है उसको लिख लीजिए, तो आप समझिए यहां पर एक टेल है, यहां पर एक टेल है, दो ऐसे जगह पर है जहां पर एक एक टेल है। तो आप HT को ले सकते हैं, TH को ले सकते हैं, मतलब आपकी फेवर की जो जरूरत है उसमें दो आउटकम्स आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हम इस A की निकालना चाहें तो P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S का रूल लग जाएगा, मतलब 2/4 हो जाएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। दूसरा हमसे बोला है कम से कम एक टेल की प्रायिकता। कम से कम एक टेल का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टेल इज 1 और मैक्सिमम चाहे जो पॉसिबल हो। अब मैक्सिमम चाहे जो में अगर हम देख रहे हैं हमारे पास एक ऐसी स्थिति है सबसे अधिकतम 2 टेल है। अब इसको अगर हम इवेंट बी का नाम दे दें, इस चीज को अगर मान लीजिए मैंने इवेंट बी का नाम दे दिया और कम से कम इसने एक टेल की कहा है। अगर एक टेल की बात किया है तो एक से ज्यादा में जहां तक पॉसिबल हो, मेरे पास बहुत बड़ा लिमिट नहीं है, 2 ही हेड तक यहां पर या 2 ही टेल तक की स्थिति है, तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या लेंगे, HT लेंगे, TH लेंगे, एक टेल हो गया, 2 टेल में हमारे पास TT है। तो 3 आउटकम्स मेरे सामने बनकर आए हैं, तो P ऑफ B विल बी N ऑफ B अपॉन N ऑफ S हो जाएगा, अर्थात 3/4 हो जाएगा। ये इसकी प्रायिकता होगी कि अगर हम कम से कम एक टेल लेंगे तो उसके होने की प्रायिकता 3/4 होगी। आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 3 सिक्कों को परस्पर उछालें तो हमें दो, अब पहली चीज तो 3 सिक्कों को परस्पर उछालने के बाद आउटकम्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, HHT, HHH, पहली स्थिति अगर हमने यहां पर लिखा है HHH, HHT, HTH, HTT, TH, H, THT, TTH और TTT। आपने देखा है कि इन सारी स्थिति को हमने कैसे ऑब्जर्व किया, हम कैसे लेकर आए, इस बात को आपने अच्छे से पढ़ा है, सीखा है। अब इसी चीज को अगर हम क्वेश्चन में अप्लाई करें तो लिखा है 2 हेड आने की प्रायिकता। मान लीजिए मैं इसको इवेंट ए नाम दे रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन को इवेंट ए नाम दे रहा हूं। 2 हेड आने की प्रायिकता मतलब जहां जहां 2 हेड है देख लीजिए कहां कहां है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और बस मतलब हमें 3 जगह पर 2 हेड दिख रहे हैं। 2 हेड और कम से कम 2 हेड में अंतर है, आप याद रखना। आप कोई कहेगा सर यहां भी तो 2 हेड है, नहीं, यहां पर हम एग्जैक्टली 2 हेड की बात कर रहे हैं। जहां पर केवल 2 हेड हैं तो आप समझ लीजिए 3 जगह ऐसे हैं, जैसे कौन कौन, HHT, HTH और THH। 3 ऐसे स्पेस है जहां पर केवल 2 हेड हैं। इनकी प्रायिकता अगर मुझे ज्ञात करनी है P ऑफ A, तो आप लिख सकते हैं दिस इज द N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। दैट मीन्स हमारे पास हमारे फेवर में 3 है, जबकि कुल हमको 8 दिख रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता 3/8 हो गई। दूसरा वाला जो प्रश्न है उसमें कहा है हमसे कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। अब कम से कम का मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 हेड हो, 2 से ज्यादा भी अगर पॉसिबल हो तो दैट विल बी एक्सेप्टेड, उसको भी हम ले सकते हैं। तो हम यहां पर इसको अगर इवेंट बी नाम दे रहे हैं तो 2 हेड जो हैं उनको ले लेंगे और 2 से ज्यादा जो हेड हैं उनको भी ले लेंगे। तो 2 हेड में तो अभी जो हमने लिया था, जैसे HHT लिया था, HTH लिया था और हमने THH लिया था। अब 2 से ज्यादा में अगर मैंने नोटिस किया तो यहां पर ये ट्रिपल H है,
ट्रिपल एच ही है, बाकी ऐसे और कोई नहीं है। जहां पर 3 हेड हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। जैसे कहते हैं जहां पर कम से कम की बात आती है, वहां पर मिनिमम से प्रारंभ होकर जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं उनको आप ले सकते हैं। तो इस दौरान अगर मुझसे कोई कहता है कि व्हाट अबाउट द पी ऑफ बी, तो हम लिख देते हैं एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। दैट मीन्स यहां पर कुल 4 आए हैं और हमको कुल 8 पता थे, तो 4/8 का मतलब 1/2 हो जाएगा। अब इसने एक और चीज हमसे कहा है, एक भी हेड होने ना आने की प्रायिकता, मतलब ऐसी संभावना जहां पर एक भी हेड नहीं आ रहा है। मान लीजिए उसको इवेंट सी नाम कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि एक जगह ऐसा है जहां पर एक भी हेड नहीं है, वो है ट्रिपल टी, मतलब यहां पर 3 टाइम्स टी। जब टी 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 था तो वही तो एक ऐसी संभावना थी जहां पर एक भी हेड नहीं था। तो आपने यहां पर देखा कि इस कंडीशन में केवल एक आउटकम्स आ सकता है, तो पी ऑफ सी विल बी 1/8। आप इसको 1/8 कह सकते हैं। क्या स्थिति परिस्थिति बन सकती है, इसको आपने अनुभव किया और सीखा मेरे ख्याल से। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट डाइस। डाइस को हम कहते हैं पासा, खूब प्रचलन में है आज की डेट में। लॉकडाउन के दौरान पासे का प्रयोग खूब किया गया। बहुत सारे ऐसे मेम्स बने, बहुत सारे ऐसे जोक बने जब पासे को लेकर डिस्कशन किया गया। लूडो बड़ा खेला गया इस समय, उस लूडो में पासे का प्रयोग करते थे। अच्छा, बड़ा कॉमन हो गया आजकल, मोबाइल्स में एप्लीकेशन भी है, लोग खेल लिया करते हैं। तो हम तो कहते हैं मत खेलिए, आप सब लोग पढ़ाई करिए, उसका सही यूज करिए। तो लूडो को खेलने के दौरान आप देखते थे कि जैसे ही रोल करते थे 1 से लेकर 6 नंबर तक के आने की पॉसिबिलिटी होती थी। मींस टोटल आउटकम्स जो बनकर आता था वो यस आपका 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बनता था। अगर हम एक डाइस को रोल करते थे, कुल 6 आउटकम्स, 6 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने बनकर सामने आती थी। अब आप समझिए 6 आउटकम्स जब बन जाती थी, उस 6 आउटकम्स में हम डिफरेंट इवेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि इवन आउटकम्स ले लें, ऑड आउटकम्स ले लें, चलिए ये सब तो अलग चीज है। लेकिन ये जो सैंपल स्पेस डिसाइड करना था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम केवल एक डाइस के लिए यहां पर बात कर रहे थे, 1 डाइस के लिए अगर हम एक डाइस की बात करें हैं तो 6 आउटकम्स आए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम परस्पर 2 डाइस रोल करें, मतलब मैं भी रोल करूं, आप भी रोल करो। इनके लिए एक फार्मूला होता है कि आफ्टर रोलिंग अ डाइस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब आप समझ गए होंगे कुल होने की चांसेस 6 की पावर n पर डिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि एक बार में 6 आउटकम्स आ रहे हैं, पासों की संख्या यहां पर पावर में आ जाएगी और बताएगी कि कुल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। अब एक डाइस रोल किया, 6 की पावर 1 किया, मतलब 6 आउटकम्स हो गए। 2 डाइस रोल किया, 2 डाइस रोल किया, तो आपको क्लियर होगा कि 6 की पावर 2, मतलब यहां पर 36 आउटकम्स होंगे। अब आप कहोगे सर इसको थोड़ा समझाएं कैसे होंगे। मतलब 2 पासों को रोल करने पर 36 आउटकम्स होंगे, 3 पासों को रोल करने पर 6 की पावर 3 आउटकम्स होंगे। ऐसे ही पावर्स लगाते जाएं, आउटकम्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस 2 डाइस को थोड़ा समझिए। मान लीजिए मेरा एक डाइस, आपका एक डाइस। मेरे डाइस को मैंने रोल किया तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। हाँ ठीक है, देखिए 2 डाइस की बात मैं कर रहा हूं, 2 डाइस की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि मेरा एक डाइस, आपका एक डाइस। मेरे डाइस में मैंने रोल किया 1 2 3 4 5 और 6 आया। आपने भी रोल किया तो आपको भी 1 2 3 4 5 और 6 आया। बट मुझे पता है कि मेरे एक के लिए आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मेरे एक नंबर के लिए आपके 6 आउटकम्स मेरे सपोर्ट में आ सकते हैं। जब मेरे एक के लिए आप 6 दे सकते हैं, तो मेरे 6 के लिए आप 6 गुणे 6 मतलब 36 आउटकम्स दे सकते हैं। इनकी सिचुएशन कुछ ऐसे होती, जैसे मेरे एक के साथ आपका 1 हो सकता है, मेरे एक के साथ आपका 2 हो सकता है, मेरे एक के साथ आपका 3 हो सकता है, एक के साथ 4 हो सकता है, एक के साथ 5 हो सकता है और एक के साथ 6 हो सकता है। इसी तरह से 2 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ, ऐसे फाइनली 6 के साथ 1 हो सकता है, 6 के साथ 2 हो सकता है, 6 के साथ 3 हो सकता है, 6 के साथ 4 हो सकता है,
6 के साथ 5 हो सकता है, 6 के साथ 6 हो सकता है। हर लाइन में 6 नंबर्स आपको 6 ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब कुल 36 आउटकम्स आए। अब इस तरह की स्थिति को कैसे प्रश्नों में ढाला जाता है, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैंने कहा किसी पासे को फेंकने पर ज्ञात कीजिए क्या, सम अंक के आने की प्रायिकता। आपने पासा फेंका, सैंपल स्पेस और पासा एक फेंका, तो 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम्स कुल आए। सम अंक आने की प्रायिकता को अगर हम लोग यहां पर इवेंट ए नाम दे दें तो सम अंक में 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 2 4 6 तो मेरे फेवर के हिसाब से हैं। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो मुझे पता है इसमें कुल 3 अंक हैं, इसमें कुल 6 अंक हैं। 3/6 कर दीजिए, मतलब 1/2 हो जाएगा। दूसरा देखिए, विषम अंक आने की प्रायिकता, तो उसको अगर मैंने इवेंट बी नाम दे दिया तो विषम में आप देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं। 1 है, 3 है, 5 है। अब 1 3 5 है, इसकी भी प्रायिकता अगर मैं फाइंड करूंगा तो पी ऑफ ए हो जाएगा, इसका भी 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, आपसे कहा 3 से बड़ी या समान अंक आने की प्रायिकता, मतलब सी को अगर हम लोग तीसरा इवेंट नाम दे दें तो सी बराबर आपके पास 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब कुल 4 आउटकम्स इनसे बनकर आ रहे हैं। तो पी ऑफ सी आपके सामने 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगा। इस तरह से हम एक पासे को फेंक करके उसमें से स्थित सारी पॉसिबिलिटी की प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने 2 पासे रोल किए, 2 पासों को फेंकने के क्रम में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? असमान अंक आने की प्रायिकता, संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता, संख्याओं का योग कम से कम 9 होने की प्रायिकता। अब आप थोड़ा एक एक करके चीजों को समझिए। सबसे पहले 2 पासों के फेंकने की बात करिए। 2 पासों के फेंकने में मैंने आपको बताया 6⁻² मतलब 36 कुल आउटकम्स आए। मतलब ये फिक्स है कि अनाप यस हमारा 36 है। इस बात को हम समझ गए हैं। बस हम अपने इवेंट के हिसाब से चीजों को प्लान करें कि यहां पर हमको ये डिसाइड करना बड़ा आवश्यक है कि कैसे हम यहां पर असमान अंक, कैसे हम लोग यहाँ पर जो हम बातें आपसे कहे हैं उसको हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पर असमान अंक आने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो असमान अंक में सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग कर दें, जैसे कि आपको पता है कि अगर पहला पासा था, दूसरा पासा था, पहले पासे में 1 2 3 4 5 6 बन रहा था, दूसरे पासे में भी 1 2 3 4 5 और 6 बन रहा था। अब हम असमान की बात करें तो 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 होगा, 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 2 के साथ भी 2 को छोड़कर बाकी सब होंगे, 3 के साथ भी 3 को छोड़कर बाकी सब होंगे, 4 के साथ भी 4 को छोड़कर बाकी सब होंगे। इस प्रकार से जो असमान होने की स्थिति ज्यादा है, तो असमान होने की स्थिति अगर ज्यादा है तो क्यों ना हम समान होने की स्थिति निकाल दें। तो समान में अगर आपको पता है कि 1 1 के साथ हो सकता है, 2 2 के साथ हो सकता है, 3 3 के साथ हो सकता है, 4 4 के साथ हो सकता है, 5 5 के साथ हो सकता है और 6 6 के साथ हो सकता है। कुल मिला के 6 आउटकम्स आई हैं। अगर हमसे कोई समान का प्रायिकता पूछता और इसके इवेंट का नाम कुछ भी होता, सपोज करिए समान ही होता, तो पी ऑफ समान विल बी 6/36 दैट इज 1/6। अब जब हमको समान की प्रायिकता 1/6 नजर आई है तो असमान की प्रायिकता, जिसको हमने इवेंट का नाम भी दे रखा है ए, तो उसकी प्रायिकता हम निकालेंगे पी ऑफ ए विल बी 1 - 1/6 दैट इज 5/6। आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? 6 आउटकम समान के हैं तो 36 में से 6 निकाल दे, बचे 30, 30/36 कर दे, 5/6 ऐसे भी हो सकता था। मतलब असमान अंक के आने की प्रायिकता को अगर हम निकालेंगे तो वह 5/6 हो जाएगी। इसको आप समझ पाए होंगे। इसमें एक चीज और समझ गए होंगे कि समान को भी हम लोग निकाल सकते हैं, समान के और असमान की इस परिस्थिति को समझ सकते हैं। चलिए दूसरी स्थिति की बात हम लोग करें। यहीं पर इसको ऐसे बने रहने दें और यहां पर हम इस दूसरे इवेंट का नाम सपोज करिए बी रख देते हैं। दूसरे इवेंट का नाम बी रख देते हैं। इस समान वाली और असमान वाली प्रोसेस को यहां से हटा देते हैं। कहा क्या है उसको समझिए।
संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता। अब संख्याओं का योग अगर मुझे 6 करना है तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर हम किसको किसके साथ जोड़ें कि 6 आएगा। जैसे 1 को हम 5 के साथ जोड़े तो 6 आएगा, 1 का 5 के साथ हो गया, 1 को बाकी अब किसी के साथ नहीं। 2 को अगर मैं 3 के साथ जोड़ूंगा, 2 को 3 के साथ जोड़ूंगा, साथ साथ 2 को 4 के साथ भी जोड़ूंगा तो भी 6 आएगा। 2 का काम हो गया, 2 का 3 के साथ और 4 के साथ। 3 को अगर मैं 3 के साथ जोड़ूंगा, 3 को 3 के साथ जोड़ूंगा तो 6 आएगा। 4 को मैं 2 के साथ जोड़ूंगा तो 6 आएगा। 4 को 2 के साथ, 4 को मैं 2 के साथ जोड़ा तो 6 आया। आपने देखा इस बात को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप सब लोग। 5 को अगर मैं 1 के साथ जोड़ूंगा तो 6 आएगा। 5 को अगर मैंने 1 के साथ जोड़ा तो 6 आया। तो हमसे कहा संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता। तो 6 के लिए मैंने कहा 1 को 5 के साथ, 1 को 5 के साथ किया, 2 को 3 के साथ यहां पर 5 आएगा। 2 को 3 के साथ नहीं, 2 को 4 के साथ जोड़ने पर 6 आएगा। 3 को 3 के साथ जोड़ने पर 6 आएगा। 4 को 2 के साथ जोड़ने पर 6 आएगा। 5 को 1 के साथ जोड़ने पर 6 आएगा। कुल मिला के हमारे पास हमको 5 आउटकम्स दिख रहे हैं। तो इस दौरान अगर हम पी ऑफ बी फाइंड करेंगे तो यह आपका 5/36 हो जाएगा। अब आप समझिएगा, अगर हमको संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो मुझे ऐसे पेयर डेवलप करने पड़ेंगे जो जुड़ करके 6 बनाएं। तो ऐसे में हमने 1 को 5 के साथ देखा, 2 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, और हम 4 को 2 के साथ, 5 को 1 के साथ जोड़ करके यहां पर ऐसा बना सकते हैं। यह बातें आपने कंफर्म करी होगी। तीसरा प्रश्न जो यहां पर इसके साथ और है उसको भी ध्यान दीजिएगा। कहा संख्याओं का योग कम से कम 9 होने की प्रायिकता। अब कम से कम 9 होने के लिए मैं थोड़ा सा इसको यहां पर हटाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि संख्याओं का योग कम से कम 9 होने की प्रायिकता, इसको मान लीजिए मैंने सी इवेंट कर दिया। अब मैं यहां पर थोड़ा सा फर्स्ट एंड सेकंड को यहां पर डेवलप करे रहूं जिससे कि यह बातें खूब स्पष्ट हो सके। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ध्यान देने की आप लोग कोशिश करना। संख्याओं का योग कम से कम 9, मतलब योग 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, क्योंकि 9 के बाद 10, 11, 12 ये सब योग के ही पैटर्न पर आएंगे। तो पहले मैं 9 की बात करूं तो 3 सबसे पहले 6 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा। तो आउटकम्स में 3 6 के साथ हो गया। 4 5 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा, 4 के साथ 5 हो गया। फिर देखिए 5 4 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा, 5 के साथ 4 हो गया। फाइनली 6 3 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा, 6 के साथ 3 हो गया। चलिए 9 का काम खत्म। 10 पे आइए। 10 पे आएंगे तो आपको पता है 4 6 के साथ पहला जुड़ेगा तो 10 बनेगा, तो 4 6 के साथ 10 बना दिया। इसके बाद 5 जो है 5 के साथ 10 बना देगा, 5 5 के साथ 10 बना देगा, 6 4 के साथ यहां पर 10 बना देगा। चलिए 10 का काम भी खत्म। 11 की बात करिए, 5 6 के साथ जुड़कर 11 बनाएगा, तो 6 भी 5 के साथ जुड़कर 11 बनाएगा। फाइनली 12 होगा तो केवल 6 6 के साथ पेयर बनेगा और यही इतने पेयर्स कुल बन जाएंगे। तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर पी ऑफ सी फाइंड करेंगे तो आप देख पाए हैं 3 3 6 3 9 1 10, 10 कुल आउटकम्स 36 में से, तो 2 पंचे 10 होता है, 2 18 36 होता है। 5/18 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो 5/18 इसकी प्रायिकता होगी। और कैसे होगी इसको आपने समझा कि कम से कम 9 होने की प्रायिकता। तो हम कम से कम में योग 9 भी सोच सकते हैं, 10 भी, 11 भी, 12 भी। इस परिस्थिति में ऐसे पेयर जो कि जुड़कर 9 हो, 10 हो, 11 हो, उनको निकाल करके हम टोटल से उसको डिवाइड करेंगे, जो रेशियो बनेगा वही इस रिक्वायर्ड प्रायिकता को दर्शाएगा। मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग स्पष्ट किए होंगे, समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।